सो हेलो गाइस, मैं रितेश राज एसएससी जेई 2024 ऑल इंडिया रैंक 18। मैंने आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी एंड पीवाईक्यू सीरीज़ में मैं जनरली कर क्या रहा हूँ कि जो भी मेरे क्वेश्चन पेपर हैं यानी कि जो भी मेरे आंसर की हैं उन आंसर की को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ एंड आपको मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्विंग का अप्रोच आपका कैसा होना चाहिए। ठीक है। एंड मैं कैसे सोचता था किसी भी क्वेश्चन को देखकर एंड कैसे मैं अप्रोच करता था, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। एंड साथ ही साथ मैं कॉन्सेप्ट भी ऐड ऑन करता हूँ हर पीवाईक्यू सीरीज़ में। इस सीरीज़ में मैं आपको 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन कराऊँगा एंड कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको बताऊंगा, शायद अगर आप नहीं जानते होगे तो आपके नॉलेज में ये ऐड ऑन हो जाएगा एंड आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। लेट्स स्टार्ट। सो चलिए दोस्तों, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। ठीक है। इन अ सोलर पावर प्लांट द आउटपुट टर्मिनल्स ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक एरे, ठीक है, कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द, ठीक है। सबसे पहले तो सोलर पावर प्लांट होता क्या है, ये हो गया सोलर पैनल। ठीक है। यहाँ पे होता क्या है कि सोलर सेल बने रहते हैं। ठीक है। सोलर सेल कुछ नहीं है, पीएन जंक्शन डायोड है। इस तरीके से सोलर सेल बने रहते हैं। इनका जो एक ये आपका सारा मिलकर एक पैनल बन गया। ठीक है। पैनल को अगर आप सीरीज़ में लगा दो, मतलब एक सारे पैनल को एक साथ लगा दो तो वो एरे बन जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो आउटपुट टर्मिनल होता है यानी कि जो भी आपका सोलर जनरेशन होता है, पहला बात मैं बता दूं कि सोलर जनरेशन जो भी होता है सोलर पावर प्लांट में वो डीसी जनरेशन होता है। ठीक है। इस डीसी को हम लोग भेजते हैं इन्वर्टर में। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। इस एसी को एक अप्रोप्रिएट वोल्टेज यानी कि जो हमारे घर में यूज होता है 440 वोल्ट, ठीक है, 440 वोल्ट यानी कि थ्री फेज में 440 वोल्ट होता है दो, और सिंगल फेज में अगर आप निकालोगे तो 220 वोल्ट आता है। ठीक है। ये हमारे घर में भेजा जाता है ग्रिड के थ्रू एंड इस बिजली को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। सोलर का ये काम रहता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आउटपुट टर्मिनल किससे कनेक्टेड रहता है, तो जाहिर सी बात है कि एसी टू डीसी कन्वर्टर पहला ऑप्शन है। ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, आपको अभी मैंने बताया कि डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है। ठीक है, इन्वर्टर जो रहता है। उसके बाद डीसी बस बार, क्योंकि ये सोलर जो है वो डीसी जनरेट कर रहा है तो डीसी बस बार से कनेक्टेड है, ये ऑप्शन करेक्ट है। मैं बाकी ऑप्शन को डिस्कस करता हूँ। एसी बस बार, अब जाहिर सी बात है इसका जो आउटपुट है वो तो आपका डीसी आ रहा है। डीसी को अगर आप एसी से कनेक्ट कर दोगे तो फिर अगर वोल्टेज डिफरेंस रहा तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस है, आग लगने का चांसेस है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। और एसी लोड, अब यहाँ पे देखो आप, आउटपुट जो है वो डीसी है, इसको एसी लोड से कनेक्ट कर दोगे तो कैसे चलेगा वो। ठीक है। तो एसी लोड आपका काम नहीं करेगा डीसी सप्लाई पे, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। एंड पहला ऑप्शन भी गलत था, तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। मैंने भी ऑप्शन 2 ही चूज़ किया था एग्ज़ाम में। एंड लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है अ थ्री फेज वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड थ्री फेज प्योरली रेजिस्टिव लोड। ठीक है, डेल्टा कनेक्टेड थ्री फेज प्योरली रेजिस्टिव लोड 220 वोल्ट है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रिएक्टिव पावर टू एक्टिव पावर। अब देखो आप लोग कंफ्यूज हो गए कि इसमें डेटा तो दिया नहीं है सर, सिर्फ वोल्टेज दिया है, तो हम लोग कैसे एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करें। ठीक है। यू डोंट हैव टू वरी। यहाँ पे आप देखो कि रिएक्टिव पावर बोला है, रिएक्टिव पावर बाई एक्टिव पावर का रेशियो आपसे पूछा है। ओके। सो ये आप देख रहे हो प्योरली रेजिस्टिव लोड है। ठीक है। प्योरली रेजिस्टिव लोड यानी कि सिर्फ आर ही है, लोड में सिर्फ आर है। ठीक है। एल और सी ये इसका जो कंपोनेंट है वो नहीं है लोड पे, सिर्फ आर का कंपोनेंट है। एंड आपको पता है कि सिर्फ आर है तो एक्टिव पावर ही होगा, यानी कि रेजिस्टेंस है तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर होगा। मानकर चलते हैं हम लोग एक्टिव पावर का कोई एक्स वैल्यू है। ठीक है। एंड रिएक्टिव पावर 0 है। ठीक है। अगर प्योरली एल और सी रहता तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव पावर ही रहता, रिएक्टिव पावर ही कंज्यूम होता है इसमें। ठीक है, एब्जॉर्ब होता या डिलीवर होता जो भी है।
ठीक है। और अगर आर है तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर ही आपका जो कंज्यूम होगा। तो आर एक्टिव पावर का मैं एक वैल्यू मान लेता हूँ एक्स। रिएक्टिव पावर, सिंस ओनली आर इज कनेक्टेड देयर इज नो रिएक्टिव पावर, देयरफॉर इट इज़ जीरो। सो जीरो डिवाइडेड बाई समथिंग इज जीरो। ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, सिंपली कॉन्सेप्ट पे था, एंड आपको ये पॉइंट सिर्फ पकड़ना था, प्योरली रेजिस्टिव लोड। अगर ये आप पकड़ लेते तो आपसे बन जाता है ये क्वेश्चन। इसका आंसर ऑप्शन 3 होगा, यानी कि 0 होगा इसका आंसर। मैंने भी वही चूज़ किया था। सो लेट्स कम टू द अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, द कनेक्शन ऑफ 3-phase एनर्जी मीटर 4 मेजरिंग 3-phase पावर, ठीक है, 3 वायर एनर्जी इज सिमिलर टू द कनेक्शन ऑफ। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सा थ्योरम है, ब्लॉन्डल्स थ्योरम, ठीक है, ब्लॉन्डल्स थ्योरम। ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर n वायर सिस्टम है, ठीक है, तो वहाँ पे n-1 वाट मीटर रिक्वायर्ड है उस सिस्टम को का पावर मेजर करने के लिए, ठीक है। अगर कहीं पे भी n वायर सिस्टम है, यानी कि मानकर चलो 4 वायर सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 3 वाट मीटर तो चाहिए ही होगा आपको पावर फाइंड करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमें कितने वायर सिस्टम था हमारे पास? 3 वायर, ठीक है। तो 3 वायर सिस्टम, तो इसमें से मैं एक कम कर देता हूँ, एक कम कर दिया, और अब आपको नंबर ऑफ वाट मीटर पता करना है कितना चाहिए, तो n-1 दैट इज़ 3-1 इक्वल टू 2, ठीक है। सो 2 वाट मीटर फॉर पावर मेजरमेंट, ठीक है। अब इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, 3 वाट मीटर फॉर वोल्टेज मेजरमेंट। ये तो बिल्कुल ही गलत है, वाट मीटर का यूज़ हम लोग पावर मेजरमेंट के लिए करते हैं, वोल्टेज के लिए नहीं करते हैं। 2 वाट मीटर फॉर वोल्टेज मेजरमेंट, ये भी गलत। ये दोनों ऑप्शन से आपको चूज़ करना था, तो इसके लिए आपको ब्लॉन्डल्स थ्योरम आना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स कम टू द अदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का भी मैंने ऑप्शन 2 ही चूज़ किया था, सही था मेरा ऑप्शन। अब आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। एज पर डिफ्यूजन प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग इंस्टॉलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज टू कैलकुलेट द इल्यूमिनेशन एट एनी पॉइंट ऑन द रोड सरफेस, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एट एनी पॉइंट, ठीक है। सो मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ऑप्शन 3 मैंने चूज़ किया है, दैट इज़ वाट पर स्क्वायर मीटर मेथड, जो कि गलत है। इसका रियल आंसर इन्वर्स स्क्वायर लॉ मेथड होता। सो गाइज होता क्या है कि इल्यूमिनेशन को कैलकुलेट करने के लिए जनरली 3 मेथड होते हैं, ठीक है। पहला वाट पर स्क्वायर मेथड, दूसरा ल्यूमेन मेथड, और तीसरा इन्वर्स स्क्वायर लॉ मेथड, ठीक है। जो वाट पर स्क्वायर मेथड होता है, ठीक है, ये हम लोग रफ़ कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। रफ़ कैलकुलेशन यानी कि मानकर चलो एक एरिया है, वहाँ पर कितने मतलब एक लैंप का एफिशिएंसी रहता है, ठीक है, ल्यूमेन एफिशिएंसी बोलते हैं। तो उन सारे फैक्टर को देखते हुए कितने वाट का लाइट हम लोग उस एरिया में लगाएंगे, तो ये रफ़ कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब दूसरा हो गया ल्यूमेन मेथड, ठीक है। ल्यूमेन मेथड को हम लोग यूनिफॉर्म लैमिनेशन के लिए या एवरेज वैल्यू के लिए हम लोग यूज करते हैं किसी भी जगह पे। जैसे मानकर चलो हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में इतना ल्यूमेन फ्लक्स होना ही चाहिए, या ऑपरेशन थिएटर है तो वहाँ पे इतने ल्यूमेन रहने ही चाहिए, या फिर आप पढ़ रहे हो तो आपके स्टडी टेबल पे 100 ल्यूमेन या 200 ल्यूमेन के आसपास रहना चाहिए। तो वो भी सर्टिफाइड है हमारा, कि जैसे ऑपरेशन थिएटर का मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन 500 ल्यूमेन चाहिए रहता है ऑपरेशन थिएटर पे। सो ल्यूमेन मेथड, एंड जो नेक्स्ट है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ मेथड। इन्वर्स स्क्वायर लॉ मेथड आप लोग पढ़े होंगे इल्यूमिनेशन में, दैट इज़ I/R स्क्वायर जो हम लोग यूज करते हैं इल्यूमिनेशन का जो फॉर्मूला रहता है, वही है इन्वर्स स्क्वायर लॉ मेथड। इससे आप एग्जैक्ट एट एनी पॉइंट इल्यूमिनेशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इल्यूमिनेशन एट अ पॉइंट ड्यू टू वन और मोर सोर्सेज ऑफ लाइट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, ये फाइंड कर सकते हो। मैंने एग्ज़ाम में क्या गलती की कि एट एनी पॉइंट ऑन द रोड सरफेस, इस पॉइंट को मैंने अच्छे से ध्यान से नहीं देखा। सो मैंने हड़बड़ी में किया गया कि स्ट्रीट लाइट है, तो स्ट्रीट लाइट में कौन ही ध्यान देता है, तो एवरेज कैलकुलेशन रफ़ कैलकुलेशन के लिए मैंने ये ऑप्शन टिक कर दिया था, जो कि ये बिल्कुल ही गलत है। अब मैं ऑप्शन पे आऊँ तो लाइट फ्लक्स मेथड है यहाँ पे,
ठीक है। तो दोस्तों लाइट फ्लक्स मेथड कुछ नहीं है, ये जो लूमेन मेथड है इसी को लाइट फ्लक्स मेथड हम लोग बोलते हैं। वाट पर स्क्वायर मेथड तो यहाँ पे है। ये स्पेकुलर रिफ्लेक्शन मेथड, ये क्या होता है मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन का वर्ड तो मतलब नहीं यूज़ होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है। सो इसका जो सही ऑप्शन था वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ मेथड ही है, एंड एसएससी ने भी इसी को माना था फाइनल आंसर की में। मेरे इस क्वेश्चन में नंबर कट गए थे, मैंने गलत ऑप्शन चूज़ किया था। सो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे एट एनी पॉइंट ऑन रोड सरफेस पूछा है, तो इसलिए इन्वर्स स्क्वायर लॉ मेथड होगा। अगर क्वेश्चन में पूछता कि रफ कैलकुलेशन के लिए, तो फिर आप वाट पर स्क्वायर मीटर मेथड के लिए जा सकते थे। सो लेट्स कम टू अदर क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 25। ये न्यूमेरिकल है, एंड ये न्यूमेरिकल, टू आइडेंटिकल कॉइल्स, coil A and coil B, have 400 turns placed such that 60% of flux produced by one coil links with the other, ठीक है। If a current of 10 ampere flowing in coil A produces a flux of 20 milliweber in it, so find the mutual inductance between coil A and B। सो इस क्वेश्चन को मैंने हल्का सा सॉल्व करके रखा था, क्योंकि अगर मैं क्लास में सॉल्व करता तो वीडियो लंबी हो जाती है, एंड आप लोग बहुत बार कंप्लेन भी करते हो कि वीडियो काफ़ी लंबी है, तो इसलिए मैंने पहले सॉल्व करके रखा था। सो गाइज ये देखो, ये है कॉइल ए, कॉइल बी, दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल यानी कि हूबहू, ठीक है। दोनों के 400 टर्न्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि इस तरीके से इनको प्लेस किया गया है कि कोई भी कॉइल जो है वो अपना 60% ऑफ फ्लक्स जो है वो दूसरे कॉइल से लिंक कर रहा है, ठीक है। 60% ऑफ फ्लक्स का मतलब कि अगर मानकर चलो कॉइल ए जो है वो 100 फ्लक्स बनाती है, तो 60 फ्लक्स जो है वो आपका कॉइल बी से इसका लिंक होता है, ठीक है। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है एन आपका 400, आई ए जो है वो आपका 10 एम्पियर है, फाई ए जो है आपका 20 मिलीवेबर है। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि बी से कौन सा फ्लक्स लिंक करेगा, जो कॉइल ए बना रहा है, ठीक है। कॉइल ए का कितना परसेंट फ्लक्स लिंक करेगा, 60% फ्लक्स लिंक करेगा। तो यहाँ पे फाई ए बी मैंने लिखा कि जो फ्लक्स ए का बी में लिंक कर रहा है उसको मैंने फाई ए बी से डिनोट किया, एंड दैट इज 60% ऑफ 20 मिली एम्पियर, 20 मिली वेबर, सॉरी। सो मैंने कैलकुलेट किया ऐसे, तो 12 मिली वेबर के आसपास ये आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे की ओर अप्रोच करते हैं। अब आपने ये पढ़ा होगा एन फाई इक्वल टू एल आई, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को तो हम लोग यहाँ पे यूज कर नहीं सकते, तो आप लोग को यूज करना है एन फाई इक्वल टू एम आई, ठीक है। अब यहाँ पे आप एन क्या निकाले, 400, फाई कितना था जो लिंक कर रहा था, फाई ए बी 12, एम आपको फाइंड करना है, करंट कितना दिया है 10, और 12 जो है ये मिली वेबर में है, यानी कि मैं इसे 1000 से डिवाइड कर देता हूँ। सो 100 कैंसिल, सो 48, एम जो आ रहा है आपका 0.48 हेनरी, ठीक है। ये आ रहा है आपका एम। सो यही आंसर भी था, 0.48 हेनरी। मैंने भी इसी को चूज़ किया था। आसान सा न्यूमेरिकल था, आप लोग बिल्कुल इजीली अप्रोच कर सकते थे इस न्यूमेरिकल को। अब आते हैं इन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, utmost importance is given for the payments of suppliers in agreed time in order to maintain। so guys मैंने इस क्वेश्चन में गलती किया था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट मार दिया था। कॉन्ट्रैक्ट एक अलग चीज़ होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, मानकर चलो मुझे एक बिल्डिंग बनवानी है, ठीक है। सो मैंने बिल्डिंग का एक एस्टिमेट तैयार किया कि हाँ जैसे 10 करोड़ में वो बिल्डिंग बननी है, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्टर से मैंने कुछ कुछ डिमांड रखा कि हाँ आप जो सीमेंट है वो JSW का या JSW का यूज़ करोगे, उसके बाद स्टील जो है वो टाटा स्टील की यूज़ करोगे, जो भी मैंने डिमांड था। एंड इस तरीके से जो भी मैंने मैप तैयार किया, इस हिसाब से आपका डिज़ाइन और स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सारे पॉइंट्स पे एग्री अगर करता है तो वो मेरे साथ एक लॉ के तहत एग्रीमेंट साइन करेगा। उस एग्रीमेंट को लॉ के थ्रू
अप्रूव करेंगे हम लोग, ठीक है, कि आप भी एग्री हो, मैं भी एग्री हूँ, अगर आपका काम होता है तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इस चीज़ को बोलते हैं। मैं इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट पे किया तो ये बिल्कुल गलत था। अब होता है डिपॉजिट सिक्योरिटी। ये क्या होता है? ये होता है कि मैं मानकर चलो 10 करोड़ का काम है, इस काम को प्रपोजल बनाया एंड जो भी काम स्टार्ट होते होते मेरा लग गया 1 साल, ठीक है। अब कल को आकर कोई कॉन्ट्रैक्टर मजाक मजाक में ये टेंडर फिल कर देता है एंड उसके बाद फिर वो काम कंप्लीट नहीं करता है, काम छोड़कर जाने को बोलता है, ठीक है। तो हम लोग उससे लेते हैं डिपॉजिट सिक्योरिटी, ठीक है। या फिर डिपॉजिट सिक्योरिटी को आप एक इस तरीके से भी ले सकते हो कि 10 करोड़ का काम किया है, ठीक है, तो उससे कुछ परसेंट हम लोग 2% अमाउंट के लगभग हम लोग डिपॉजिट सिक्योरिटी लेंगे। अब बोलेंगे कि भाई तेरा जो 2% अमाउंट है वो हम लोग ब्लॉक करके रखेंगे, अगर इसको एज ए गारंटी हम लोग लेते हैं, ठीक है, कि आपका काम जो है अगर प्रॉपर रहा तो आपका जो जब गारंटी है, यानी कि परफॉर्मेंस गारंटी है, जब वो आपका ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग आपको ये अमाउंट रिलीज कर देंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है गारंटी। गारंटी यानी कि आप सही प्रॉपर मटेरियल यूज किए हो या नहीं, या फिर प्रोजेक्ट में कुछ भी दिक्कत आता है तो वो लोग गारंटी के तौर पर रखते हैं। जैसे सिमिलर टू, अगर आप कोई ईयरफोन खरीद रहे हो तो इसमें 6 महीने का जो वारंटी रहता है वो आपको एश्योरेंस दिलाता है कि ये जो भी काम हुआ है वो 6 महीने तक अच्छे से रहेगा, ठीक है। ये होता है गारंटी। सो इसका सही ऑप्शन था फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि मानकर चलो 10 करोड़ का काम है, ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्टर को बोलते क्या हो कि भाई तुम आधा काम करो, 5 करोड़ का या 2 करोड़ का करो, मैं तुम्हें तोड़ तोड़ कर पैसे दूंगा, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि अगर आप टाइम से पैसा दे रहे हो कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, जो भी टाइम पीरियड है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन इस वजह से होता है क्योंकि अगर आप उसको पैसा दोगे तो वो मटेरियल जो है प्रॉपरली टाइम पे लेकर आएगा, उसके जो भी वर्कर हैं उनको पेमेंट जो है सही तरीके से मिलेगा। एक तरीके से आप ट्रस्ट गेन कर रहे हो सामने वाले पार्टी का, एंड वो काम जो है बहुत अच्छे तरीके से करेगा। तो इसका सही ऑप्शन होता है फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने ऑप्शन 3 मारा था, पता नहीं एग्ज़ाम का प्रेशर था क्या था, तो उसमें मुझसे ये सिली मिस्टेक हो गया था। एंड आई होप कि आप लोग के टाइम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप लोग ये एक सिली मिस्टेक ना करो। सो लेट्स कम टू द अदर क्वेश्चन। In the context of magnetic circuit, if a bar magnet is kept on a paper and iron fillings are sprinkled around the magnet, then the iron fillings form into closed line. These lines are called. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि अगर मानकर चलो ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर मैं यहाँ पे आयरन स्प्रिंकल कर देता हूँ, ठीक है, तो आयरन जो भी स्प्रिंकल करोगे तो वो एक तरीके से एक शेप ले लेता है, ठीक है, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है, इस तरीके से वो अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट से। तो इस मैग्नेट, ये जो लाइन वो फॉर्म कर रहा है स्प्रिंकल्ड आयरन, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। लाइन्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों ही सही है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं था तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है। एंड बाकी जो एमएमएफ बिल्कुल नहीं, मैग्नेटिक एंगल बिल्कुल नहीं, मैग्नेटिक फ्रिंजिंग वो दूसरा चीज़ ही हो गया। सो मैंने इसका सही ऑप्शन चूज़ किया था, ऑप्शन 1। सो लेट्स कम टू अदर क्वेश्चन। इन इंडक्शन मोटर द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड एंड रोटर इनपुट इज। देखो गाइज, ये है आपका इंडक्शन मोटर का पावर स्टेज डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे 3 फेज सप्लाई है जो इंडक्शन मोटर को दिया गया, ये स्टेटर का इनपुट, ये स्टेटर है, ये रोटर है, ठीक है, और ये शाफ्ट है, ये जो है ये शाफ्ट है, मैं रेड पेन यूज़ कर लेता हूँ, ये शाफ्ट है। अब यहाँ पे देखो पावर इनपुट हुआ, यहाँ पे जो स्टेटर है, स्टेटर में कुछ लॉस होगा, दैट इज स्टेटर कोर लॉस एंड स्टेटर कॉपर लॉस। उसके बाद जो यहाँ पे पावर अवेलेबल होगा ये होगा आपका एयर गैप पावर, ठीक है, एयर गैप पावर, ठीक है। स्टेटर का जो आउटपुट है और रोटर का जो इनपुट है इसी को हम लोग बोलते हैं एयर गैप पावर,
ठीक है, मैं जूम कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। अब इसके बाद रोटर के पास आ रहा है ये पावर। रोटर में भी वही लॉस होगी जो स्टेटर में हुई थी, रोटर का कोर लॉस और रोटर का कॉपर लॉस। ठीक है, कोर लॉस और कॉपर लॉस अलग अलग अमाउंट में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों बराबर ही हो। ठीक है, अब उसके बाद कोर लॉस जो है रोटर में कम होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कॉपर लॉस। कॉपर लॉस काफ़ी ज़्यादा होती है। अब ये जो लॉस है ये लॉस हो गया। अब इसके बाद पावर आगे ट्रांसमिट होगा। अगर पावर ट्रांसमिट होता है आगे, तो आगे कौन सा लॉस होगा? विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस। विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस, ये एक लॉस होगा। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। उसके बाद फिर जो पावर है वो आपका शाफ्ट पे अवेलेबल हो जाता है और उस पावर को आप लोग यूज़ करते हो मोटर का। ठीक है, यहाँ पे मैंने इक्विवेलेंट डायग्राम से भी समझाया है कि ये देखो यहाँ पे आपका मोटर का इनपुट, पावर इनपुट, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में होगा क्या? लॉस। और ये कौन सा लॉस डिनोट करेगा? स्टेटर कॉपर लॉस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे कौन सा लॉस होगा? स्टेटर कोर लॉस। ठीक है, अब यहाँ लॉस यहाँ तक हो गया, दो जगह पे लॉस हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे कौन सा पावर अवेलेबल है? एयर गैप पावर। ठीक है, दैट इज़ पीजीपी, मैं पीजीपी से डिनोट करता हूँ। अब उसके बाद फिर ये है रोटर। रोटर रोटर के सर्किट में आए तो यहाँ पर देखें ये एक रेजिस्टेंस है, ये कौन सा लॉस कराएगा? रोटर कॉपर लॉस। ठीक है, रोटर में कोर लॉस नील के बराबर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को, रोटर का जो कोर लॉस है उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। अब उसके बाद फिर यहाँ पे कौन सा पावर अवेलेबल है? यह है रोटर आउटपुट पावर। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या, विंडेज लॉस अगर आप माइनस कर दो तो वो आपका शाफ्ट पावर बन जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग बोल देते हैं ग्रॉस मैकेनिकल पावर भी। ठीक है, सो ग्रॉस मैकेनिकल पावर जो है आपका मैकेनिकल लॉस प्लस मोटर का जो आउटपुट है, शाफ्ट आउटपुट है, दोनों को ऐड करके हम लोग ग्रॉस मैकेनिकल पावर बोलते हैं। सो जाहिर सी बात है, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। अब यहाँ पे रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस, ये इसका जो फॉर्मूला है ये होता है एस पी जी पी। ठीक है, लेकिन एस टाइम्स एयर गैप पावर। ठीक है, यहाँ पे जो पावर आपका अवेलेबल है, यहाँ पे जो आपका पावर अवेलेबल है वो है पीजीपी। यहाँ पे रोटर में कॉपर लॉस जो हो रहा है वो एस पीजीपी हो रहा है, तो इसके आगे जो पावर अवेलेबल होगा वो क्या होगा गाइस? वो होगा आपका मैकेनिकल ग्रॉस पावर, दैट इज़ 1 माइनस एस पीजीपी। ठीक है, सो देख लो यही ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 माइनस एस। 2 माइनस एस ये नहीं मैच कर रहा, एस नहीं मैच कर रहा, ये तो आपको मैंने बताया ही, ये रोटर कॉपर लॉस है। 1/s पीजीपी ये नहीं मैच कर रहा, सो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। मैंने भी ऑप्शन 1 ही चूज किया था एग्ज़ाम में। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इक्विवेलेंट सर्किट विथ कोर लॉसेस ऑफ सिंगल फेज मोटर इज ट्रू? ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट विथ कोर लॉसेस ऑफ सिंगल फेज मोटर इज ट्रू। The current drawn by the induction motor when it is not coupled to driven equipment is called no load current of the motor। ये तो सही है। ये स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि जब आप इंडक्शन मोटर को चालू कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लोड लगाते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे लोड अगर आप लोग नहीं लगाए हो तो ये जो मोटर करंट लेगा उसको बोलते हैं हम लोग नो लोड करंट। ठीक है, ये बोल रहा है, जो कि सही है। अगर आप लोग पढ़े होंगे कि अगर ट्रांसफार्मर को पे लोड नहीं लगा रहे हो, ट्रांसफार्मर जो करंट लेती है वो नो लोड करंट होती है, तो उसी प्रकार से इंडक्शन मोटर भी जब लोड नहीं यहाँ पे लगा हुआ है, नो लोड, तो ये जो करंट लेगी वो नो लोड करंट लेगी। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। द नो लोड करंट, सेकंड पे आते हैं, द नो लोड करंट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड इन द मोटर। देखो नो लोड करंट जो है वो बेसिकली दो कंपोनेंट देती है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है, दूसरा मोटर का जो लॉसेस रहता है। ठीक है, नो लोड पे क्या लॉसेस रहेगा? देखो नो लोड पे अगर मोटर चल रहा है तो वहाँ पे विंडेज लॉस होगा, ठीक है, विंडेज लॉस होगा, फ्रिक्शन लॉस होगा,
ठीक है। तो ये दोनों लॉसेस को वो फील करेगी, नो लोड करंट, एंड उसके साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड को भी करेगी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आधा सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे विंडेज लॉस, फ्रिक्शन लॉस भी अगर रहता है इस स्टेटमेंट में तो वो पूरे तरीके से सही था, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं बोला है कि विंडेज फ्रिक्शन लॉस को नहीं करती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ऑप्शन सही थे, मैंने भी दोनों ही ऑप्शन को सही माना था। अब यहाँ पे देखो, मैं एलिमिनेट करता हूँ ऑप्शन, ये तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि 1 तो सही है, 2 भी सही था, और 1 यानी कि ये वाला ऑप्शन जो था वो ज़्यादा करेक्ट लग रहा था, इसलिए मैंने ऑप्शन 4 को चूज़ किया, ठीक है। अब देखो दोस्तों, होता क्या है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा क्वेश्चन आपको आए ज़रूरी नहीं, ठीक है। आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने वैसे बहुत सारे क्वेश्चन में किया था एसएससी जेईई में। अब आते हैं रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन नंबर 30। द रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज प्रीफर्ड ओवर रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिकॉज, मैंने पहले ही बताया रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन और रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अगर ये देख लो यहाँ पे, अगर यहाँ ये है रिंग, इस रिंग में अलग अलग सबस्टेशन या जनरेटर रूम कनेक्टेड है, ठीक है। अगर पावर सप्लाई, ये जनरेटर ख़राब हो जाता है, ठीक है, ये जनरेटर ख़राब हो गया, ये जनरेटर ख़राब हो गया, ये ख़राब हो गया, तो ये वाला सप्लाई कर देगा, ठीक है। अगर 2 ख़राब हो गए तो बाकी के 2 ख़राब सप्लाई कर देंगे, या मानकर चलो कि कोई भी ख़राब नहीं है तो सारे ही सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि रिलायबिलिटी बढ़ जाता है। रिलायबिलिटी कहने का मतलब है कि पावर आउटेज जो है, यानी कि जो ब्लैकआउट है इस एरिया में ब्लैकआउट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है मैं वो समझाता हूँ आपको। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक जनरेटर है, ठीक है। इसी जनरेटर से मैंने यहाँ पे एक घर है उसको सप्लाई दिया, इसी जनरेटर से यहाँ पे एक घर है उसको सप्लाई दिया, यहाँ पे जो है उसको सप्लाई दिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी सप्लाई दिया, ये रेडियली आउट कर रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताओ, अगर ये जनरेटर ख़राब हो गया, ठीक है, तो ये जितने भी घर हैं इनको सप्लाई मैं कहाँ से दूंगा? फिर यहाँ पे फिर मुझे 2 जनरेटर रखने पड़ेंगे, ठीक है, रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कि अगर एक मेरा ख़राब हो जाता है तो फिर दूसरे से मैं सप्लाई दूँ। ये रहा बात रिलायबिलिटी का, ठीक है। अब दूसरी चीज़, इस करंट में, इस लाइन में भी करंट फ्लो कर रही है, मानकर चलो इसमें जो करंट है वो 5 एम्पियर, इसमें 10 एम्पियर, इसमें 20 एम्पियर, और इसमें मानकर चलो 10 एम्पियर मान लेते हैं, ठीक है। अब इस लाइन की जो है रेजिस्टेंस भी रहेगी, ठीक है, जितना लंबा लाइन उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पे से 220 वोल्ट भेजा हूँ तो हो सकता है यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होते होते तक 200 वोल्ट ही पहुँचे, ठीक है। यहाँ से 220 भेजा हूँ तो यहाँ पे हो सकता है 215 पहुँच जाए, ठीक है, मैंने 2015 लिख दिया यहाँ पे, 215 पहुँच जाए, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो आपका कंज्यूमर एंड के साइड ज़्यादा है, यानी वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा है, जो कि एक लोड यानी कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही गलत है, ठीक है। अगर आपने फ्रिज ले रखा है, वो आपका 220 वोल्ट पे चलता है, अब मानकर चलो कभी आपके पास 300 वोल्ट आ जा रहे हैं, कभी 150 वोल्ट भी नहीं आ रहे हैं, तो इसके वजह से आपका जो फ्रिज का जो वर्किंग है, ठीक है, वो उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली टू फ्रिज का जो मैंने एग्जांपल दिया, आप खुद का एग्जांपल भी ले सकते हो कि अगर आप खाना खा रहे हो, आपको पता है कि आप 1 प्लेट चावल खाते हो, ठीक है, कभी कभी आपको 2 प्लेट चावल मिल जा रहा है खाने को, कभी आपको 1 प्लेट चावल भी नहीं मिल पा रहा है, तो आपके बॉडी पे उसका इफेक्ट भी पड़ता है, ठीक है। तो सिमिलर टू दैट, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज रहते हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। मैं ऑप्शन को डिस्कस करता हूँ, मैं लास्ट ऑप्शन से चलता हूँ। देयर इज़ नो ओमिक लॉस, ये तो बिल्कुल ही बेहुदा स्टेटमेंट है। ओमिक लॉस यानी कि कॉपर लॉस, ये तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि करंट है, रेजिस्टेंस है, वो ओमिक लॉस होगा। लास्ट ऑप्शन से थर्ड ऑप्शन, इट ऑलवेज पोजेजेज यूनिटी पावर फैक्टर। कैसे कह सकते हो यूनिटी पावर फैक्टर? अगर ये जो घर है ये इंडक्शन मोटर यूज करने लगा तो आप कह सकते हो कि यूनिटी पावर फैक्टर है, ठीक है। पावर फैक्टर हमेशा लोड के ऊपर डिपेंड करता है, लोड कैसा आप लोग लगाए हो, ठीक है।
सो जनरेटर इंड से तो आप नहीं बता सकते पावर फैक्टर क्या होने वाला है। ऑप्शन 2, देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, विदाउट ट्रांसफार्मर आप लोग नहीं सप्लाई कर सकते हो पावर, ठीक है। तो नो रिक्वायरमेंट जहाँ आ गया वो तो गलत ही है, ट्रांसफार्मर हर जगह रिक्वायर्ड है। हमारे ऑफिस में भी 22 kV सप्लाई आती है, उसको हम लोग ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करके 440 बनाते हैं, उसके बाद ही हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तो हर जगह कंज्यूमर एंड पे रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है। So let's come to the last, that is correct one option. It has fewer voltage fluctuation at consumer side, ठीक है। Ringman distribution system is preferred over radial distribution system because it has fewer voltage fluctuation at the consumer side, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। मैंने भी ऑप्शन 1 ही चूज़ किया था। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ आपके लिए जो PYQ सीरीज़ है वो कंटिन्यू रखूँ एंड आपके एग्ज़ाम से पहले मैं इसे कंप्लीट करूँ। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये सीरीज़, एंड प्लीज़ लिसन पेशेंटली। आप यहाँ तक अगर आप देख लियो वीडियो, देन प्लीज़ डू कमेंट कि मुझे पता चले कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं इस वीडियो को। ओके गाइस, हैव अ गुड डे अहेड, एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। ऑल द बेस्ट एंड होप फॉर द बेस्ट।